नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है एक और टॉपिक जुड़ने जा रहा है इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में। और आज जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे 2020। तो फाइनली ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दिन आज ही के दिन होता है। 21 फरवरी को ही ये दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश इसके साथ कितना ज़्यादा रिलेटेड है, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या फिर जो लोग हिंदी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर विवाद हो रहा था कि भाई यूपीएससी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करता है हिंदी लैंग्वेज के बच्चों के साथ। वो कहीं ना कहीं भेदभाव देखने को मिलता है हमें हिंदी लैंग्वेज के बच्चों के साथ, क्योंकि इंग्लिश का रिजल्ट लगातार अगर हम लोग देखें लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पर हिंदी का अगर हम लोग रिजल्ट देखें तो क्या हो रहा है, लगातार घटता चला जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। लोगों को फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये भेदभाव हो रहा है हिंदी भाषा के लोगों के साथ। पर फिर भी यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी रोचक चीज़ें जानने को मिलेंगी, शायद जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। इस तरीके की बातें आज मैं आपको बताऊंगा, आपकी भाषा से रिलेटेड, आपके देश से रिलेटेड। तो चलिए मेरे साथ शामिल हो जाइए स्कोर बैटर के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ देखते टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे साथ ज़रूर जुड़िए ताकि हम लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके, आप लोगों का सहयोग मिल सके। और हर एक तरीके के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं आएंगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर डिलीवर की जाएंगी। और ऐसा ही हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर भी करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली देखते हैं इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे 2020। चलिए, तो फाइनली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दिन जो होता है ये सेलिब्रेट होता है 21 तारीख, आज ही के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी खासियत क्या होती है, सांस्कृतिक विविधता और जो बहुभाषावाद है उसको क्या करना। यहाँ पे बहुभाषावाद से बात है, यहाँ पे कोई विवाद नहीं है। यहाँ पे बहुभाषावाद से मतलब है कि जो मल्टीपल लैंग्वेजेस जहाँ बोली जाती हैं उनको क्या करना, प्रमोट करना। ठीक है, हम लोग जिस देश में रहते हैं, अगर हम लोग पूरे विश्व को छोड़कर अगर केवल और केवल अपने देश की ही बात करें तो भारत में ही इतनी हज़ारों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हर 10 किलोमीटर पर आपको एक बार लैंग्वेज का क्या दिखेगा, एक सडन चेंज दिखाई दे जाएगा आपको। वहाँ पे सभ्यता का चेंज दिखाई दे जाएगा आपको, वहाँ पर लोगों के रहन सहन खान पान में चेंज दिखाई दे जाएगा। तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से आप थोड़ा सा नोएडा की तरफ चले जाइए या फरीदाबाद चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए या फिर आप गाजियाबाद चले जाइए, मेरठ चले जाइए, तो आपको सडनली एक चेंज देखने को मिलता है। और कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल यही कोई 40 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है हर एक जगह में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हम लोग पूरे विश्व की बात करें तो कितना ज़्यादा यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा, कितनी मल्टीपल लैंग्वेजेस हमको देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं कई ऐसी लैंग्वेजेस, भाषाओं को यहाँ पर बचाने की कोशिश की जाती है इस मदर लैंग्वेज डे के दिन। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और फाइनली अगर हम लोग बात करें 2022 के विषय के बारे में, थीम को लेकर, तो थीम को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर है यूजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लैंग्वेज लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। हिंदी में बोला जाए तो बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, चुनौतियां और अवसर। नो डाउट, देखो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके कोविड से। ठीक है, कोविड में हम लोगों को बहुत सारे बैरियर्स देखने को मिले। हम लोग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज से जो थोड़ा दूरी बना के रखते हैं या फिर थोड़ा सा दूर हैं या जिनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है। अब नो डाउट उनको मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में ज़्यादातर चीज़ें, क्या मल्टीपल चीज़ें इंग्लिश में करनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैरियर उनको देखने को मिलता होगा। ठीक है, अभी रिसेंटली शार्क टैंक अगर आप लोग देखते होंगे तो शार्क टैंक में भी एक इसी तरीके के स्टार्टअप के बारे में हमको सुनने को मिला था जिसका नाम था देवनागरी, जो इंडिया की सारी लैंग्वेजेस को क्या करता है, इंग्लिश को सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकता है, आराम से ईजिली ट्रांसलेट कर सकता है। हम लोग गूगल में भी ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, बट वो उतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होता, उतना ज़्यादा ऑफिशियली यूज़फुल नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो केवल लैंग्वेज को एज इट इज़ जैसा है वो वैसा का वैसा उठाने की कोशिश करता है। कई जगह पर जैसे मदर टंग लिखा है तो मदर जवान लिख देगा या फिर वो माता की जवान शब्द लिख देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें कई बार देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की हमें इनोवेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी चीज़ को टारगेट करता है हमारा 2022 का ये थीम। तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं भाषा को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उसे बचाने की यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश की जा रही है।
अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन भी यहाँ पर क्या करता है, कई भाषाओं को उसने चिन्हित किया है कि कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो यहाँ पे क्या इंडेंजर्ड कंडीशन में पहुंच चुकी हैं या फिर ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। देखो, दो तरीके से भाषा खत्म होती है, दो तरीके से भाषा खत्म होती है। एक, जब वो खत्म होती है किसके रूप में, एक लिपि के रूप में, सॉरी, एक क्या लिपि के रूप में खत्म होती है, मतलब जब उसे लिखा जाता है, जो स्क्रिप्टेड फॉर्म है उसकी, और एक होता है उसका बोलना। क्या होता है, बोलना। तो ये दो चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बात बोलूँ मैं। देखो, अब जैसे एक भाषा है जिसका नाम है भोजपुरी, तो भोजपुरी भाषा का जो लिखने का तरीका है वो देवनागरी स्टाइल है, ठीक है, वो क्या है, देवनागरी स्टाइल है। पर जो बोलने का तरीका वो बिल्कुल अलग है, वो हिंदी से काफ़ी हद तक क्या है, मिलता जुलता है, पर हिंदी जैसा नहीं है। सीधे बात कहें तो हिंदी जैसा है, पर मतलब हिंदी जैसा है पर बिल्कुल कंप्लीटली हिंदी वाला नहीं है, ठीक है, आपको ये चीज़ पता है अच्छे से, आप लोग गाने सुनते होगे। पर उसके अगर हम लोग स्क्रिप्ट देखें या फिर उसकी लिपि देखें तो वो क्या है, बिल्कुल देवनागरी है, जैसे हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया, भाई ये तो भोजपुरी बोलता है, अरे यार इसे ये तो बिहारी बोल रहा है, अरे यार ये तो भोजपुरी बोलता है, ये तो पुरवैया है। तो उससे क्या होगा, एक कहीं ना कहीं लैंग्वेज के लेकर भेदभाव देखने को मिलेगा। जो सामने वाला पर्सन है जो अपनी भाषा को बोल रहा है वो भी कहीं ना कहीं क्या उस भाषा को बोलने से हिचकिचाएगा, डरेगा और लोगों के सामने। तो नो डाउट कहीं ना कहीं भाषा का प्रमोशन क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, लोग उस भाषा से क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। सेम यही चीज़ आज के टाइम पर हमको देखने को मिलती है अपनी मदर टंग के साथ, जिसका नाम है क्या, हिंदी। हिंदी के साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है इस वक्त। आप लोग कहीं पर भी चले जाइए, हर कोई, चाहे आपको किसी कंपनी का इंटरव्यू देना हो, चाहे आपको किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को देना हो, हर जगह पर एक प्रेफरेंस बना दी गई है क्या, इंग्लिश भाषा को। इवन यहाँ तक एक समस्या आती है कि अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई केस लेकर जाते हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर आप कोई केस लेकर जाते हो, भारत के उच्चतम न्यायालय में कोई केस लेकर जाते हो, तो वहाँ पर केवल एक ही लैंग्वेज को मान्यता दी जाती है, और वो कौन सी है, इंग्लिश। और क्या ये चीज़ किसी हिंदी भाषा के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्या ये भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भेदभाव है, और ये चीज़ बिल्कुल गलत है। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट के उसमें लिखा हुआ है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो इंग्लिश है, बट ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है हिंदी भाषा के साथ। रिसेंटली आप लोगों ने इसके ऊपर लेकर एक डिबेट सुनी भी होगी, जहाँ पर एक एडवोकेट ने ये चीज़ बोली है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, और आपको मेरी याचिका, आपको मेरी जो स्लिप्स हैं या आपको मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हिंदी में एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में ऑलमोस्ट 121 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, जिनमें से केवल 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि क्या 8th शेड्यूल के अंतर्गत रखी गई हैं। आपको पता है वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पे उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8वीं सूची में उनको क्या किया गया, चिन्हित किया गया, पहले 14 थी, फिर एक बड़ी, फिर 2 बड़ी, इस तरह से क्या यहाँ पर टोटल 22 भाषाएं यहाँ पर फाइनली हो चुकी हैं। इसके अलावा इंडिया में ऑलमोस्ट 270 मदर टंग्स बोली जाती हैं, ध्यान रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 270 मदर टंग्स बोली जाती हैं इंडिया में, और इनमें से 197 डेंजर्ड कंडीशन में है। ये भी मैं आपको बता दूं, 197 डेंजर्ड कंडीशन में, मतलब कि जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। केवल मात्र कुछ हजार लोग ही उनको बोलते हैं। और देखो, किसी भाषा की नॉलेज होना और किसी भाषा को बोलना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा 52% है, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग संस्कृत की बात करें तो केवल उसे 24,821 पीपल्स बोलते हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब ये डेटा थोड़ा बहुत बढ़ा होगा या फिर थोड़ा बहुत घटा होगा। आपको मैं ये भी बता दूं, संस्कृत लैंग्वेज भी क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर फेस कर रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आज के टाइम पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्या इमर्जिंग लैंग्वेज में से एक है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भाई इंग्लिश जो है वो क्या एक तरह की ग्लोबल लैंग्वेज है, और ग्लोबल लैंग्वेज होने की वजह से वो सबको बोलनी आनी चाहिए। इवन हमारे स्कूल्स भी इसी तरफ फोकस करते हैं। नो डाउट बिल्कुल आना चाहिए, मगर वो क्या एक लैंग्वेज की तरह से सीखो या फिर केवल और केवल एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बट अगर आप लोग उसको एक सीरियस नोट पर लेकर जाते हो, आप उसको एकदम कंप्लीटली
इन्हेंस कर लेते हो, हिंदी को बिल्कुल वाइट वॉश कर देते हो अपने माइंड से, आपके थॉट प्रोसेस भी केवल इंग्लिश में अगर चलना शुरू हो जाएगा, तो ये फिर क्या है, आपकी अपनी मदर टंग के लिए एक खतरा साबित हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग अदर लैंग्वेजेस की बात करें तो वहाँ पर भोजपुरी देखने को मिलती है, जो 5 करोड़ लोग बोलते हैं। देखो कितना बड़ा नंबर है, मैंने भोजपुरी का भी एग्जाम्पल भी दिया था। भोजपुरी 5 करोड़ लोग बोलते हैं। राजस्थानी लैंग्वेज की बात करें तो 2.5 करोड़ लोग, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज 1.6 करोड़, मगधी 1.27 करोड़ लोग यहाँ पर बोलते हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डेटा है। इन लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है, ध्यान रखना, जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी ही है। इनको लिखा देवनागरी भाषा में, मतलब देवनागरी में ही लिखा जाता है, परंतु जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा हिंदी से क्या है, मिलता जुलता है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में बोली जाने वाली भाषाओं की बात करें तो हिंदी मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, 43.6%, बंगाली, ठीक है 8%, मराठी 6.9%, तेलुगु 6.7%, तमिल 5.7, गुजराती 4.6, उर्दू 4.2, कन्नड़ 3.6, उड़िया 3.1, मलयालम 2.9, पंजाबी 2.7, असमीज 1.3, ठीक है, मैथिली 1.1, संथाली 0.6, कश्मीरी 0.6, नेपाली 0.2, सिंधी 0.2, डोगरी 0.2, कोंकणी 0.2, मणिपुरी 0.1, बोडो 0.1 और संस्कृत ये तो आपको पता ही है, निग्लेजिबल कंडीशन में पहुंच चुकी है। और देखो संस्कृत की लैंग्वेज मैंने आपको अभी बताया भी, संस्कृत जो भाषा है उसकी जानकारी, उसका जो ज्ञान है, हो सकता है वो कई लाख लोग उसको पढ़ लेते हों, परंतु ये हमारी रोज़मर्रा की भाषा में हमने इसको शामिल नहीं कर रखा। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। इंडिया में केवल कुछ एक ऐसे चुनिंदा गांव हैं जहां पर कंप्लीटली संस्कृत भाषा को एक्सेप्ट किया जाता है, जहां पर लोग कंप्लीटली क्या करते हैं, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में संस्कृत भाषा का क्या करते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुझे एक्चुअल में विलेज का नाम याद नहीं आ रहा है अभी, ये साउथ इंडिया का एक विलेज है। एक विलेज हमें एमपी में और राजस्थान में भी देखने को मिलता है। देन अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे इंडेंजर्ड जो लैंग्वेजेस हैं उनमें सबसे ऊपर अगर किसी का नाम है तो इंडिया का ही नाम है। मैंने जैसा कि आपको पता है 197, सोचो 270 भाषाएं भारत में बोली जा रही हैं, 270 भाषाएं, जिनमें से 197 डेंजर्ड कंडीशन में। तो मतलब हमारे पास बचा क्या, हमारी अपनी संस्कृति को हम लोग खुद अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोगों ने आज के टाइम पर इंग्लिश को इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया है, इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया है कि हम लोग अपनी खुद की भाषा को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट करते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। यूएस में देखा जाए तो 191 है, ब्राज़ील 190, चाइना आप देख सकते हो, इंडोनेशिया, तो यहाँ पे सारी वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लैंग्वेज क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड कंडीशन में, जिनमें इंडिया सबसे ऊपर आता है, 197 लैंग्वेजेस। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो आपको मैंने पहले ही बताया ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, टोटल 22 लैंग्वेजेस इस वक्त हैं। कौन कौन सी वो लैंग्वेजेस हैं, असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने आपको अभी बताई था, 14 लैंग्वेजेस क्या थी पहले थी, बाद में ये बढ़ के कितनी हो गई हैं, यहाँ पर 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। तो 21st अमेंडमेंट में 1967 में क्या सिंधी को ऐड किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी कई बार पूछा जाता है। देन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये कब 71st अमेंडमेंट 1992 में इनको ऐड किया गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको ऐड किया गया था कब, 92nd अमेंडमेंट 2003 में ऐड किया गया था। तो फाइनली आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। आपको अपना 8th शेड्यूल अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, 8th शेड्यूल में ही एक और चीज़ है जिसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वो है हमारा क्या, क्लासिकल लैंग्वेजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या, ऐसी लैंग्वेजेस जो बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, ठीक है, जिनका एग्जिस्टेंस हमको बहुत पुराने समय से हमारी सभ्यताओं में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है, सबसे पहले इसमें एक्सेप्ट किया गया था तमिल को, देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही एक्सेप्ट किया गया किसको, संस्कृत को, उसके बाद कन्नड़, तेलुगु, ठीक है, मलयालम और उड़िया। तो फाइनली ये वो लैंग्वेजेस हैं, ये वो 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको यहाँ पर क्या क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दिया गया है। ठीक है, तो नो डाउट इनके लिए हम लोग क्या थोड़ा सा ज़्यादा सहानुभूति दिखाते हैं, सरकार अपनी तरफ से भी और लोग भी। इनके जो
ग्रंथ हैं जो इसमें लिखे गए हैं, काव्य ग्रंथ हैं या कहानियां जो भी इस समय पर लिखी गई थी पुराने समय, उनको संरक्षित करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आपको पता है तमिल की तोलकाप्यम, ठीक है, जो कि संगम एरा के बारे में बहुत अच्छे से बताती है, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता भी होना चाहिए। देखो हिस्ट्री से कितने ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड हो जाती हैं अपने आप ही। तो ये भी क्या हमारी 8 शेड्यूल के हिस्से में आता है, आपको फाइनली इसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करें अगर हम लोग इंटरनेशनल मदर्स डे लैंग्वेज के बारे में, सॉरी मदर्स लैंग्वेज डे के बारे में, मदर्स डे बोल रहा हूँ मैं, मदर्स लैंग्वेज डे के बारे में, ठीक है, मातृभाषा दिवस के बारे में, तो देखो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कंप्लीटली बांग्लादेश से रिलेटेड है। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था ये काफ़ी हद तक बांग्लादेश से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 21 फरवरी 1952 को बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तानी जो सेना है उसने क्या किया, गोली चलाई थी। और क्यों? क्योंकि वो लोग बंगाली भाषा का इस्तेमाल करते थे वहाँ पे। नो डाउट बांग्लादेश है तो वहाँ पे बंगाली भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। और जो पाकिस्तान इस तरफ बना था, पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, आपको पता होगा, तो जो बांग्लादेश वाला हिस्सा था वहाँ पर क्या बोली जाती थी, बंगाली भाषा बोली जाती थी, और दूसरी तरफ क्या, उर्दू भाषा बोली जाती थी। और पाकिस्तान चाहता था कि जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है, जो पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा है, वहाँ पे कंप्लीटली क्या किया जाए, फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए, किसको, उर्दू भाषा को। वहाँ से लोगों को जो बंगाली भाषा का जो लोगों का जुड़ाव है उसको क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद जब ये गोलीकांड हुआ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मारे गए, ठीक है, जो बंगाली भाषा बोलते थे। देन आगे चलकर 1998 में दो बंगाली लोग जो कनाडा में क्या कर रहे थे, रह रहे थे, ठीक है, पाकिस्तानी सेना से बचने के लिए वो लोग बांग्लादेश में रह रहे थे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कौन? रफ़ीकुल इस्लाम और अब्बुस इस्लाम। तो इन दोनों ने एक लेटर लिखा कोफी अन्नान को, उस समय के यूएन के क्या प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो उनको लेटर लिखा और कहा कि भाई आपको क्या करना चाहिए, इस दिन को 21 फरवरी को एक क्या पहचान देनी चाहिए, किसके रूप में, मातृभाषा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में। तो फाइनली इसको 1999 में एक्सेप्ट किया गया यूनेस्को के द्वारा, और इसे यहाँ पर क्या किया गया, सेलिब्रेट किया जाने लगा, इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे। क्लियर? तो फाइनली ध्यान रखिएगा कब से इसकी स्टार्टिंग हुई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट। बांग्लादेश के साथ ये टॉपिक कैसे जुड़ा हुआ है आपको ये भी पता चल गया। और 21 फरवरी के दिन ही बांग्लादेश में क्या किया जाता है, एक नेशनल हॉलिडे अनाउंस किया जाता है। यहाँ पर लोग क्या, एक राष्ट्र दिवस क्या करते हैं, यहाँ पर लोग बनाते हैं इस दिन को। तो फाइनली आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में दे दी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिए और मुझे बताइए कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, और क्या, और किन वीडियोस पे या किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं, ताकि मैं आपको और ज़्यादा सपोर्ट कर पाऊँ, मैं आपको आपके एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करने में और ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप जितना लाइक करेंगे लोग हमसे उतना ज़्यादा जुड़ेंगे, वीडियो और ज़्यादा वायरल हो पाएगा, आपके शेयर करने से और ज़्यादा वायरल हो पाएगा। सब्सक्राइब करने से भी यूट्यूब को पता चलेगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।